सेटज़ेफ रूल। सेटज़ेफ रूल ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलो एल्केन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण नियम है। इस हैलो एल्केन में विहाइड्रो हैलोजनीकरण यानी डिहाइड्रो हैलोजनेशन किस प्रकार से होगा? इस नियम के अंतर्गत ये क्रियाएं संचालित होती है। इन किस प्रकार से कोई हैलो एल्केन जो है विहाइड्रो हैलोजनेशन की क्रिया प्रदर्शित करेगा, ये सेटज़ेफ नियम के अंतर्गत तय होगा। इसको देखें, ये रिएक्शन है, ये अल्काइल हैलाइड है या हैलो एल्केन है। ये अल्काइल हैलाइड यानी कि हैलो एल्केन है। आईपीसी नामकरण की पद्धति में ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन हुआ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4 नंबर। ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन है, ठीक है। इस 2 ब्रोमो ब्यूटेन की क्रिया जब एल्कोहलिक KOH, ये ALC है, ALC का मतलब होता है एल्कोहलिक KOH। तो हमारे पास KOH 2 प्रकार के आते हैं, एक एक्वस और एक एल्कोहलिक, यानी एक जलीय और एक एल्कोहलिक, ठीक है। जलीय में जल अपघटन की क्रिया होती है, हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस। और एल्कोहली में डिहाइड्रेशन की क्रिया होती है, मतलब निर्जलीकरण की क्रिया होती है। तो इन क्रियाओं में देखिए, ये अल्काइल हैलाइड है, ये अल्काइल हैलाइड है, इसको RX से लिखते हैं। अब इस अल्काइल हैलाइड में जो फंक्शनल ग्रुप है, वो फंक्शनल ग्रुप है हैलोजन। हैलोजन का X से लिखते हैं, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हैलोजन कहलाते हैं। यानी 7वें समूह के तत्वों को हैलोजन परिवार के तत्व कहा जाता है। तो कार्बन की श्रृंखला में जिस कार्बन पर ये फंक्शनल ग्रुप होता है, कार्बन की श्रृंखला में जिस कार्बन पर ये फंक्शनल ग्रुप है या फंक्शनल ग्रुप से बधा हुआ कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से बधा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, और उसका एडजेसेंट कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है। तो ये बीटा कार्बन हुआ और ये भी बीटा कार्बन हुआ, ठीक है। तो इस अल्फा कार्बन के साथ ये हैलोजन फंक्शनल ग्रुप है, उसके 2 एडजेसेंट कार्बन, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3, ये बीटा कार्बन। फिर ये निर्जलीकरण की क्रिया होगी, तो निर्जलीकरण की क्रिया या भी हाइड्रो हैलोजनेशन, हाइड्रो हैलोजनीकरण या डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, तो अब इसमें प्रोडक्ट आप ये देखिए, प्रोडक्ट है हमारा 1 2 3 4, ये ब्यूट 2ईन, ये एक प्रोडक्ट है, और ये है 1 2 3 4, ये दूसरा प्रोडक्ट है
ब्यूटीन 1 या 1 ब्यूटीन या ब्यूट 1 इन ब्यूटीन। ठीक है, तो प्रैक्टिकली ये देखा जाता है कि जो ये 1 ब्यूटीन है, ये लगभग 20% जो प्रोडक्ट है वो 1 ब्यूटीन का आता है, और 80% प्रोडक्ट जो है वो ब्यूटेट्विन का आ जाता है। यानी ये मेजर प्रोडक्ट आता है, ये मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट। आमतौर से रिएक्शंस में, केमिस्ट्री रिएक्शंस में मेजर प्रोडक्ट लिखते हैं, माइनर प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं। मेजर प्रोडक्ट लिखते हैं, माइनर प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं। तो अब ये रिएक्शन हुआ कैसे, इसको समझिए। तो इस रिएक्टेड और इस प्रोडक्ट को देखिए, यह कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के बीच के डबल बॉन्ड है। ये कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3, यहाँ इसके बीच डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड इसलिए आया कि कार्बन नंबर 2 से ब्रोमीन हटा और कार्बन नंबर 3 से फिर हाइड्रोजन हटा। कार्बन नंबर 2 से ब्रोमीन हैलोजन रिमूव हुआ और कार्बन नंबर 3 से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन एटम का रिमूवल हुआ। दूसरे प्रोडक्ट में देखिए 1 और 2 नंबर कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो कार्बन नंबर 1 से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ और कार्बन नंबर 2 से ब्रोमीन का हुआ। तो दोनों प्रोडक्ट में ब्रोमीन जो है सब्स्टिट्यूट हुई कार्बन नंबर 2 से, लेकिन दोनों प्रोडक्ट में, एक प्रोडक्ट में कार्बन नंबर 3 यानी CH2 से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ और दूसरे प्रोडक्ट में कार्बन नंबर 1 से यानी CH3 से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ। तो अब इस प्रोडक्ट के बेस पर हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि क्यों हाइड्रोजन का रिमूवल जो है 1 नंबर से हुआ, अब क्यों एक प्रोडक्ट में हाइड्रोजन का रिमूवल कार्बन नंबर 1 से नहीं हुआ। ठीक है, यानी एक प्रोडक्ट में हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ कार्बन नंबर 3 से और एक प्रोडक्ट में हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ कार्बन नंबर 1 से। यानी एक प्रोडक्ट में हाइड्रोजन का रिमूवल उस कार्बन से हुआ जिसके पास 2 ही हाइड्रोजन है, और एक प्रोडक्ट में हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 नंबर कार्बन से यानी CH3 से जिसके पास 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन की क्रिया में, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन की क्रिया में हाइड्रोजन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उस कार्बन से होगा, यानी उस बीटा कार्बन से होगा जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होगी, यानी कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब if hydrogen atoms are present at 2 different beta positions, then hydrogen atom is eliminated from the carbon which contains a lesser number of hydrogen atom। ठीक है, यानी अब डिहाइड्रोहैलोजिनेशन की क्रिया में हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, एलिमिनेशन होगा उस कार्बन से जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होगी, यानी CH3 से हाइड्रोजन का रिमूवल न होकर के CH2 से होगा। इसी कारण कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के भी डबल बॉन्ड आ रहे हैं, यानी ब्यूट 2 इन या 2 ब्यूटीन मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और बात है, इसके साथ साथ एक और बात है, वो क्या है? अल्कीन्स कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन
alkene containing less number of hydrogen atoms on doubly bonded carbon atoms are more stable. These substituted olefins are formed readily. मतलब क्या हो गया? अब यहाँ जो है, जो डबल बॉन्ड 2 ब्यूटीन में हुआ है या ब्यूटेट्यूइन में है, यहाँ द्विबंधित कार्बन परमाणु के पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है, और यहाँ जो कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच यानी 1 ब्यूटीन बना है, यहाँ डबली बॉन्डेड कार्बन परमाणु के साथ कुल मिलाकर के 3 हाइड्रोजन परमाणु हैं। तो अगर ये माइनर प्रोडक्ट है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेबल कम है, ये मेजर प्रोडक्ट है तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये दो बात जो है सेट-ज़ेफ़ नियम के अंतर्गत आएगी। तो सेट-ज़ेफ़ नियम में ये कहा गया कि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन की प्रक्रिया में हाइड्रोजन का निराकरण या हाइड्रोजन का विस्थापन उस कार्बन परमाणु से होगा जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होगी, और इससे सटी हुई जो बात दूसरी है वो ये है कि जो एल्कीन बनेंगे उसमें वो एल्कीन अधिक स्थायी होगा जिसमें द्विबंधित कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी। मतलब अगर हम लें CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एक एल्कीन है। एक एल्कीन हम लें RCH डबल बॉन्ड CH2, एक एल्कीन हम ले लें RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड RCH। तो अब हम यहाँ देखें, यहाँ एक और अगर हम चाहें ले लें R2C डबल बॉन्ड CR2, ये स्थिति देखिए, या फिर ले लें R2C डबल बॉन्ड CHR। यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कुल 4 है। यहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कुल मिला के 3 है। यहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कुल मिलाकर के द्विबंधित कार्बन परमाणु के साथ 2 है। यहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 0 है और यहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कुल मिलाकर के 1 है। हम ये कह रहे हैं कि वो एल्कीन अधिक स्थायी होगा जिसमें द्विबंधित कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम है, यानी वह एल्कीन अधिक स्टेबल होगा जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के पास H एटम हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होगी। Least number of hydrogen contained by doubly bonded carbon atoms in case of alkene। इसी कारण जो है यहाँ ब्यूटेट्यूइन मेजर प्रोडक्ट है, इसी कारण सेट-ज़ेफ़ नियम के अंतर्गत ब्यूटेट्यूइन मेजर प्रोडक्ट हुआ। अभी इसको देखिए, यहाँ ये कार्बन अल्फा कार्बन हो गया, ये CH3 बीटा कार्बन हो गया, ये CH2 ये भी बीटा कार्बन हो गया। अब डिहाइड्रोहैलोजिनेशन की क्रिया में एक प्रोडक्ट हमारा ये बना 1 2 3 4 5, यानी 3 पेंटीन
और ये 1 2 3 4 5 ये हो गया पेंट 1 इन, ये होगा। अब कौन मेजर है कौन माइनर है, तो हम सेट-ज़ेफ नियम से आए कि हाइड्रोजन का रिमूवल उस बीटा कार्बन से होगा जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है, जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है, यानी फिर रिमूवल जो होगा वो CH3 से न होकर के CH2 से होगा। तो इस हिसाब से जो हमारा 3 पेंटीन बना, हिसाब से जो हमारा 1 2 ये IPC नेमिंग सिस्टम में ये 1 2 3 4 5 ये जो हमारा 2 पेंटीन बना ये फिर मेजर हो जाएगा। सेट-ज़ेफ रूल से उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन टर्मिनेट होगा जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी। अब इस CH2 में 2 हाइड्रोजन है, CH3 में 3 हाइड्रोजन है, इसलिए हाइड्रोजन का एलिमिनेशन जो है वो CH2 से होगा, इसलिए 2 पेंटीन हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, 1 पेंटीन हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है। दूसरी स्थिति क्या है कि यहाँ CH डबल बॉन्ड CH है, यानी डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है, यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3 है। तो जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी वो मोर स्टेबल होगा, वो मोर स्टेबल होगा, इसलिए हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बहुत कम बनेगा, उपेक्षणीय हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये भी अल्काइल हैलाइड है, इसमें भी डिहाइड्रो हैलोजनेशन की क्रिया है, डिहाइड्रो हैलोजनेशन, यहाँ भी डिहाइड्रो हैलोजनेशन की क्रिया है। अब हमारे पास 2 प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट ये है, एक प्रोडक्ट ये है। अब यहाँ जो है सेट-ज़ेफ रूल लगाएं तो फिर ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया हमारा बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन हो गया और ये भी बीटा कार्बन हो गया। तो फिर हाइड्रोजन का एलिमिनेशन उस कार्बन के बीटा कार्बन के साथ होगा जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम है, तो यहाँ न्यूनतम 2 है, इसलिए इस बीटा से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा, इस बीटा से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ से भी नहीं होगा। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बना ये मेजर प्रोडक्ट हो गया, ये मेजर प्रोडक्ट हो गया, और ये जो हमारा प्रोडक्ट बना ये माइनर प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो गया, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट हो गया। दूसरा स्टेबिलिटी देखिए, यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 है, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन परमाणु में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कुल मिलाकर के 2 है। इसलिए जिस एल्कीन में डबल बॉन्डेड कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होती है वो इस एल्कीन जो है स्टेबल होता है। तो ये मोर स्टेबल हुआ किससे, इस माइनर प्रोडक्ट से, इसलिए सेट-ज़ेफ नियम के अंतर्गत ये प्रोडक्ट हमारा मुख्य रूप से बनेगा। तो ये सेट-ज़ेफ नियम हुआ। सेट-ज़ेफ नियम में 2 पक्ष आए, किन के साथ हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा, और दूसरी चीज़ एक इसके साथ मिलती गई कि कौन सा एल्कीन होगा वो स्टेबल होगा।